ऐसा है, जो भी कार्मिक यहां डिप्लॉय किए जाएं, वे सिविलियन हो, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हो, या फोर्स से जुड़े हुए हैं, यूपी पुलिस के हों, पीएससी के हों, होमगार्ड के हों, या अन्य किसी भी विभाग के हों, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए पब्लिक के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में। यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये ट्रेनिंग प्रयागराज कुंभ 2019 ने इस मामले में बहुत अच्छा कार्य किया था, और मैं उस समय की टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सारे कार्यक्रमों को किया था। आज लोगो जारी हो गया है, और मैं चाहूँगा कि सूचना विभाग मेला, प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के सुनिश्चित करें कि एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, देश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइम लोकेशन पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये लोगो अब वहां पर हमें डिस्प्ले करना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। पॉजिटिव चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। याद रखना कि हमारे पास तैयारी 2019 की तुलना में 1 महीने आगे तक चली है, तो इसका मतलब हमारा कार्य 1 महीने बैक चल रहा है। इसको हमें अतिरिक्त मैन पावर दे करके इसको हमें व्यवस्थित रूप से आगे और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देना है। इसके साथ ही प्रयागराज के अंदर, जो मैंने पहले कहा, एक कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, काफी दूरी तक जाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जहां पे कुंभ का दायरा जहां जा रहा है वहां पे हम लोग वेरिकेड करें, और वहां पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचा एक वो बना लें और आने जाने की ही व्यवस्था करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। अभी से हम सुनिश्चित करें स्ट्रीट वेंडर्स, ई रिक्शा, 3 व्हीलर, टैक्सी चालक, अन्य प्राइवेट चालक, ट्रक या अन्य रेस्टोरेंट, होटल में जो कार्मिक हैं, इनकी वेरिफिकेशन, किराएदारों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई, ये सुरक्षा की दृष्टि भी से शुरू कर लें। सीसीटीवी कैमरा, हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सेफ सिटी में यह निजी भागीदारी के माध्यम से भी, लोगों के सहयोग से भी लगाया था, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भी सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने लगाए थे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये सभी क्रियाशील होते हुए दिखाई देने चाहिए। रेलवे के साथ, सिविल एविएशन विभाग के साथ में, NHAI के साथ में, भारत सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी अन्य संस्थाएं हैं, उन सब के साथ भी हमारा एक बेहतर तालमेल रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा है। टीम प्रयागराज, जो प्रयागराज महाकुंभ के लिए यहां पे अधिकृत की गई है, वह यहां जनप्रतर संबंधित अखाड़ों के साथ में, संतों के साथ में, आचार्यवाड़ा, काकचौक या तीर्थ पुरोहित, इन सभी के साथ में बेहतर समन्वय बनाते हुए अपने कार्यक्रम को हम लोग समयबद्ध तरीके से कर रहे हैं। और जितने भी बड़े कार्य, कंस्ट्रक्शन के कार्य हो रहे हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि 10 दिसंबर उसकी डेडलाइन हो। 10 से 15 के बीच कुंभ मेले के लिए उनसे सभी परियोजनाओं का उद्घाटन आदि के बारे में उनके इसको शुभारंभ की घोषणा करवा दें। उसकी तैयारी अभी से हमारी होनी चाहिए। लेकिन मैं सभी विभागों से, चाहे वह भारत सरकार के विभाग हों या उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए, उन सबसे मेरा आग्रह हो कि जो उन्होंने डेडलाइन दी है उस पर उन्हें दिन रात लग करके मैन पावर बढ़ा, क्योंकि इधर पर्व और त्यौहार पड़ेंगे। पर्व और त्यौहार की बहुत
पर्व और त्यौहार आप मनाएं अतिरिक्त मानदेय दे करके, लेकिन हमें सभी, क्योंकि पिछली बार 2019 में किए गए प्रयासों का परिणाम था कि यूनेस्को ने प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि फिर इस बार प्रयागराज कुंभ को वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार की मान्यता प्राप्त हो। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है और वह टीम वर्क पूरे कुंभ के दौरान यहाँ दिखनी भी चाहिए, प्रयागराज वासियों के मन में भी दिखनी चाहिए। एक कार्य प्रयागराज के अंदर हो सकता है, क्या प्रयागराज के अंदर हम होम स्टे आदि की व्यवस्था को भी प्रमोट कर सकते हैं? बड़े बड़े इवेंट के दौरान ये चीजें होती हैं, हुई हैं, और अच्छा होगा कि इससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी और साथ साथ मैसेज भी जाएगा। अतिथि देवो भव का एक मैसेज भी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। अगर इसमें कुछ प्रयास हो सकता है तो माननीय जनप्रतिनिधिगण, नगर निगम भी, पर्यटन विभाग भी, स्थानीय प्रशासन भी इसमें अगर प्रयास कर सकेगा तो इसका एक अच्छा वह मैसेज इसका अच्छा होगा। अयोध्या में बहुत अच्छा उसका मैसेज था, वो काशी में उसके अच्छे जो अच्छा उज्ज्वल। यहाँ पे मेला प्राधिकरण की दूसरी बैठक हम यहाँ पे मेले के साथ, कुंभ मेले के साथ कर रहे हैं, जिससे हम व्यवस्थित रूप से इन सभी इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ संपन्न कर सकें और उत्तर प्रदेश को हम देश के सामने रख सकेंगे। मैं फिर सभी विभागों से कहूँगा कि जिनका जो कार्य है वे समयबद्ध तरीके से, गुणवत्तापूर्ण तरीके से उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। कहीं भी इन दोनों में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और अगर कहीं किसी स्तर पर हुआ तो उनकी जवाबदेही भी तय करेंगे। धन्यवाद। सर वो लाइट जल रहा था, फोटो नहीं आया लोगों का सर, एक बार वो लाइट आ रही थी। मंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आप लाइव सुन रहे थे, यहाँ पर प्रयागराज में वो मौजूद हैं और यहाँ से लाइव संबोधन उनका आपने अभी भी सुना। आज महाकुंभ का लोगो भी लॉन्च कर दिया गया है उनकी तरफ से, क्योंकि इस बार भव्य तरीके से महाकुंभ को कराने की तैयारी की जा रही है और इसको लेकर तमाम तैयारियों का भी उन्होंने जायजा लिया और अभी अभी आपने सुना उन्होंने तमाम तैयारियों के बारे में भी बताया कि किस तरह से महाकुंभ को और ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी है। आगे बढ़ते हैं, सहारनपुर की बात कर लेते हैं। यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान के बाद जमकर बवाल हो रहा है। नरसिम्हानंद के बयान के खिलाफ पुलिस चौकी में ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने पुलिस चौकी को घेर कर पथराव किया। पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल करते हुए भीड़ को तीतर बीतर कर दिया। अब पुलिस पथराव में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। नरसिम्हानंद के बयान के बाद शेखपुरा गांव में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सर बैकअप नहीं आ रहा क्या आपके पास? बैकअप नहीं आ रहा क्या सर? जी हाँ, आज करीब अभी 1 घंटे पहले ये शेखपुरा कदी में जो गांव, चौकी क्षेत्र में हमारा जो शेखपुरा गांव है, उसके गांव प्रधान और किसान यूनियन के नौशाद जो हैं, उनके द्वारा ये ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें ज्ञापन शांतिप्रिय तरीके से चौकी पे ले लिया गया था। उसके बाद ज्ञापन देने के बाद कुछ गांव से लोग इकट्ठा हुए, जिसमें कुछ नए उम्र के लोग भी, लड़के भी थे। उनके द्वारा कुछ वहां पे हंगामा करने का प्रयास किया गया और कुछ पत्थर भी उनके द्वारा उठाए गए। तुरंत पुलिस ने वहां पे हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको तितर-बितर कर दिया है। तो नरसिम्हानंद के बयान का भारी विरोध किया जा रहा है, जैसे कि तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लोगों ने पुलिस चौकी पर भी पथराव किया है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस चौकी में ज्ञापन देने के लिए लोग पहुंचे थे और इस दौरान आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहाँ पर नजर आए। पथराव में शामिल लोगों की अभी हालांकि तलाश की जा रही है और पुलिस लगातार जांच में जुटी है, तलाश में जुटी हुई है कि आखिर कौन गिरे पुलिस पथराव। देवेश त्यागी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट। देवेश, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है, अभी क्या स्थिति है वहां पर, कॉल है जरा बताएं। बिल्कुल, पुलिस के बल प्रयोग के बाद भीड़ जो है तितर बितर हो गई थी। इसके बाद बिल्कुल हालात बिल्कुल सामान्य है, हालांकि तनावपूर्ण स्थिति है और लोग, और उसके बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है, किन किन लोगों को गिरफ्तार करती है, क्योंकि काफी लोगों के खिलाफ जो है पुलिस अपने तरफ से एक FIR दर्ज करने जा रही है। कहीं ना कहीं 2 लोगों को चिन्हित भी किया है कि गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं। जी
बिल्कुल, तो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हतार दिखा रहे हैं। देवेश, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से तमाम जानकारी। उपचुनाव की लड़ाई राष्ट्रवादियों और परिवारवादियों के बीच की है। अखिलेश यादव की बैठक पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये परिवार के भले के लिए ही बैठक है, उसमें भी चाचा का भला नहीं होने वाला। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है और जीत के लिए चौतरफा प्लान तैयार किया गया है। उपचुनाव के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सर, आप लोग भी तैयारियों में जुटे हुए हैं उपचुनाव की, और आज अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक बैठक कर रहे हैं पार्टी कार्यालय में। उन्होंने बैठक में मंथन किया, संगठन को दुरुस्त करने के साथ ही उपचुनाव जीतने की बात कही है। समाजवादी पार्टी की बैठक में केवल परिवार की बात होगी, और चाचा की जहां तक बात है, चाचा का भला अखिलेश जी के साथ नहीं होने वाला, लेकिन चाचा बेचारे मजबूर हैं, क्या करें। सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, क्या बीजेपी का प्लान है? चौतरफा घेरने की रणनीति नजर आ रही है। आप लोग लगातार बूथ स्तर पर भी पदाधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं, शक्ति केंद्र के संयोजकों के साथ में, मंडल के पदाधिकारियों के साथ में, विधानसभा के प्रभारियों के साथ में। जो चौतरफा रणनीति है, किस तरह की रणनीति है, और क्या कुछ ऐसा खास प्लान है जो विपक्ष को आप लोग चित करेंगे उपचुनाव में? हमारी पार्टी का जो संगठन है, उस संगठन से हमारे बूथ से लेकर और सभी पदाधिकारी, हमारी चौतरफा हमारी तैयारी है, और पूरी ताकत के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। ये लड़ाई परिवारवादी और राष्ट्रवादियों के बीच। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट वितरण का जो फार्मूला है, वो क्या रहने वाला है? सहयोगी दलों की क्या स्थिति रहेगी? जैसे कि निषाद पार्टी एक सीट मांग कर रही है, आरएलडी भी एक सीट की मांग कर रही है। हमारे यहाँ जो एनडीए के घटक दल हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, उनसे बातचीत करने का जो हमारा फार्मूला है, वो केंद्रीय पार्टी करती है। तो केंद्रीय पार्टी से जैसा भी निर्णय होगा, उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को चित करने के लिए बूथ स्तर पर ही प्लान चक्रव्यूह तैयार किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी की है, उसमें बूथ स्तर पर, चाहे वो बूथ के अध्यक्ष हो या शक्ति केंद्र के संयोजक हो, मंडल के संयोजक हो, मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि चौतरफा टीम को बूथ स्तर पर तैनात किया है और उनको बूथ जिताने की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए खुद महामंत्री संगठन धर्मपाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल ने, जो कि समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, वहां का दौरा किया और वहां इस संबंध में बाकायदा एक बैठक भी की। तो अभी प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए आयोजित इन बैठकों के क्रम में मैं आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूं। आज प्रातःकालीन सत्र से ही हम लोगों को प्रयागराज में आने, संगम तट पर मां गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आरती और पूजन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। अक्षय वट, सरस्वती कूप आदि की सुंदरीकरण की योजना और लेटे हुए हनुमान जी के कॉरिडोर निर्माण के कार्य को भी और दर्शन करने का भी अवसर प्रातःकालीन सत्र में हमें हुआ है। प्रयागराज कुंभ महाकुंभ 2025 के लिए 13 अखाड़ों, खाक चौक, आचार्यवाड़ा और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी बैठक संपन्न होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा महाकुंभ के लिए कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी एक विस्तृत समीक्षा हम लोगों ने यहां पर की है कि जो थीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में
हम लोगों को दी थी। कुंभ भी स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकता है। 2019 का प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण बना था। वह एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश टीम के पास है और उस अनुभव का लाभ लेते हुए 2025 के महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। अब तक 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोजेक्ट को, प्रयागराज को भी भव्य और सुंदर बनाना है। 2019 में प्रयागराज की शोभा पर पूरी दुनिया आकर्षित हुई थी। लगभग 24 करोड़ श्रद्धालु जनों ने प्रयागराज आकर के संगम में स्नान किया था और इतने बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में सहभागी बने थे। लगभग 100 के आसपास देशों के राजनेताओं ने भी यहां पर आकर के इस बड़े आयोजन में भागीदार बनकर के भारत की आध्यात्मिक और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का अवलोकन करने का उन्हें भी अवसर प्राप्त हुआ था। और उसी को और भव्य रूप देने के लिए हम लोगों ने यह कार्रवाई विभिन्न विभागों ने प्रारंभ की है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के भी रेलवे के द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा और भी अन्य विभागों के द्वारा मिलकर के बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। यद्यपि जब कुंभ का आयोजन होता है तो समय संगम में जल का जो स्तर होता है उस समय लगभग ये 8 से 10 हजार क्यूसिक वाटर वहां पे होता है। आज प्रातःकालीन सत्र में हम लोगों ने देखा है जल की मात्रा भी लगभग 2.25 लाख से लेकर 2.5 लाख क्यूसिक वाटर अभी यहां पे जल है। जल को रिसीट होने में अभी 10-12 दिन लग सकता है, लेकिन कुंभ की तैयारी में, महाकुंभ की तैयारी में फिलहाल कोई बाधा नहीं है। और हम लोगों ने एक डेडलाइन दी है कि 15 दिसंबर तक हर हाल में सभी प्रकार के कार्य, निर्माण के कार्य संपन्न होने के साथ ही कुंभ के दायरे को भी बढ़ाने का कार्य 2013 के प्रयागराज कुंभ की तुलना में इस बार उससे दुगने से अधिक क्षेत्र में कुंभ फैलेगा। हमारा प्रयास होगा कि पीक डे के दिन जो मुख्य पर्व हैं, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से लेकर के और महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक, ये जो अलग अलग पर्व पड़ेंगे, जिसमें पौष पूर्णिमा है, मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, माघी पूर्णिमा है और शिवरात्रि है। इन 6 प्रमुख त्योहार जो स्नान होंगे, पर्व और त्योहार पड़ेंगे, पीक डे के दिन छोड़ करके शेष अन्य दिनों पर किसी भी श्रद्धालु को 1 किलोमीटर से अधिक पैदल न चलना पड़े। 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज, शटल बसेज यहां पे सेवा के लिए लगाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसेज कार्य कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के बहाने एक भव्य और दिव्य रूप में देखने को मिलेगा। सुरक्षा के लिए बेहतरीन तैयारियां की जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। जीरो प्लास्टिक के लक्ष्य को लेकर के प्रयागराज कुंभ को हम लेकर के चले हैं। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, किसी भी प्रकार का सॉलिड या लिक्विड डिस्चार्ज मां गंगा और यमुना में उस दौरान न हो, इसकी तैयारी। और जितने भी ड्रेनेज सीवर हैं, ये सब तब तक टेप हो चुके होंगे या एसटीएफ में इन्हें डाइवर्ट करके या बायोरेमेडिएशन की पद्धति के माध्यम से हम उसे शुद्धिकरण से ही उससे डिस्चार्ज करेंगे।
ये सारी सुविधाएं यहां पर हम लोग देने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है एक मानक स्थापित किया था, उससे भी बड़े स्तर पर एक भव्य और दिव्य कुंभ को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ के रूप में हमें स्थापित करने में सफलता प्राप्त होगी। इस संबंध में मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा, 2019 के कुंभ के, प्रयागराज कुंभ के लिए की सफलता में आपकी भी बड़ी भूमिका थी। इस बार फिर से अपनी सकारात्मक भूमिका के साथ प्रयागराज को और भारत के सनातन धर्म के इस भव्य आयोजन को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में आप सबका सकारात्मक योगदान होगा। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लाइव अभी सुन रहे थे। महाकुंभ को लेकर भव्य तैयारी चल रही है। आज प्रयागराज में ही मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऐसे में अभी अभी उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और बताया कि किस तरह की तैयारी चल रही है। लोगो भी आज लॉन्च कर दिया गया है महाकुंभ का। संतों के साथ बातचीत हुई है, बैठक हुई है और सभी लोग बहुत सकारात्मक भाव के साथ कुंभ के साथ जुड़ेंगे। देखिए, प्रशासन और शासन की व्यवस्था एक नैतिक व्यवस्था के साथ जुड़ी है। कुंभ का आयोजन या इस प्रकार के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन वास्तव में सनातन धर्म के पार्ट हैं और इसका मुख्य आयोजक और इसका जो होस्ट होता है वह संत ही होते हैं और संत ही इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके इसे भव्य और दिव्य बनाएंगे और प्रयागराज को एक बार फिर से हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद जी।